की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। आप देख रहे हैं देश की बात। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने किया जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन। बोले हर 2 मिनट में उड़ेगा एक जहाज। सपा ने नोएडा को बनाया लूट का एटीएम। कोलकाता में शाह का ममता बनर्जी पर तीखा तंज। बोले कभी पैर तो कभी सिर पर पट्टी बंधवा कर खेलती हैं। विक्टिम कार्ड। टीएमसी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की। देश के कई राज्यों में एलपीजी के बाद पेट्रोल डीजल को लेकर मारामारी। एलपीजी के लिए एजेंसियों के बाद लगी कतारें। पेट्रोल डीजल को लेकर पैनिक बढ़ा। यूपी एसआईआर को लेकर 3.26 करोड़ मतदाताओं की जांच पूरी। 10 अप्रैल को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। बिना प्रक्रिया सुनवाई के नहीं कटेगा नाम। अयोध्या में परिवहन मंत्री के यज्ञ स्थल में लगी भीषण आग। राम मंदिर से 800 मीटर दूर हादसा। 1251 कुंड के साथ पांडाल जलकर राख। कौशाम्बी में कल हुए भीषण हादसे पर एफआईआर दर्ज। ट्रेलर चालक की लापरवाही को बताया हादसे की बड़ी वजह। हादसे में हुई थी 10 लोगों की। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ते हैं सीधे खबरों में। खबर दिल्ली से। एनसीआर वालों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि आज उन्हें जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिल गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। ये हवाई अड्डा 4 चरणों में पूरा होगा और इसे पूरा होने में लगभग 2050 तक का समय लग सकता है। ऐसे में इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की किसी चीज़ पर कितनी खर्चा हुआ है या किया जा रहा है, चलिए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी ने आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान कहा कि पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। हम विकसित यूपी विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। और आज मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता के 2 कारण हैं। एक तो ये है, इस एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया था और आप सबने इस एयरपोर्ट के उद्घाटन का सौभाग्य भी मुझे दिया। लेकिन मैंने उस सौभाग्य को आपके साथ बांट दिया और आपके हाथों से उद्घाटन करवा दिया। दूसरा, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे सांसद बनाया, उसकी पहचान के साथ, उस उत्तर प्रदेश की पहचान के साथ इस भव्य एयरपोर्ट का नाम भी जुड़ गया है। खबर रायबरेली से। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाले को सजा। रेलवे मजिस्ट्रेट ने सुनाई 1 साल कैद की सजा। आरोपी पर 5000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। जून 2025 में वंदे भारत की थी पत्थरबाजी। रामचंद्रपुर व लक्ष्मणपुर स्टेशन के बीच हुई थी घटना। पूरे
बछवा गांव निवासी सचिन कुमार निकला आरोपी। सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन से हुई थी पहचान। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वंदे भारत पर पत्थर फेंकने वाले को सजा सुनाई है। रेलवे मजिस्ट्रेट ने 1 साल कैद की सजा सुनाई है। सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन से हुई थी पहचान। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा। सबसे बड़ी अपडेट आपको रायबरेली से दे रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाले को सजा। आरोपी पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जून 2025 में वंदे भारत पर की थी पत्थरबाजी। रामचंद्रपुर व लक्ष्मणपुर स्टेशन के बीच हुई थी घटना। रेलवे मजिस्ट्रेट ने 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन से हुई थी पहचान। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा। रायबरेली से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाले को सुनाई सजा। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाले को सजा। आरोपी पर 5,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। जून 2025 में वंदे भारत पर की थी पत्थरबाजी। इस खबर की जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़ रहे हैं। केशवानंद, सवाल है आपसे। रेलवे मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 1 साल कैद की सजा सुनाई है। यह घटना पत्थरबाजी की हुई थी। क्या पूरा ये मामला है और किस प्रकार से इसमें जो है मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई है, क्या अपडेट आपके पास है? ये पूरा मामला रायबरेली जिले के रेलवे स्टेशन का है, जहां पे देखा जा रहा है कि आए दिन जो है उपद्रवियों के द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस पे जो है पत्थरबाजी की जा रही थी। वहीं जून 2025 में एक युवक के द्वारा जो है पत्थरबाजी की गई थी, जिसे साक्ष्यों के आधार पे पुलिस ने पकड़ लिया था। वहीं बताया जा रहा है कि रायबरेली के रामचंद्रपुर और लक्ष्मणपुर के बीच में जो है पत्थरबाजी की घटना की थी, जिसमें जो है युवक की पुलिस ने गिरफ्तारी किया था। वही साक्ष्य के आधार पर रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो है 1 साल की कैद की सजा, साथ ही साथ 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रायबरेली में देखा जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस पे जो है आए दिन पत्थरबाजी की घटना हो रही है, जिसपे लगाम लगाया जा सके उसको लेकर के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें रेलवे मजिस्ट्रेट के द्वारा 1 साल की कैद की सजा सुनाई गई है और साथ ही 5,000 जुर्माना लगाया गया है। सचिन, अभी परिवार का क्या कहना है केशवानंद जी, जिसकी सजा सुनाई गई है? बिल्कुल, देखिए ये जो घटना है ये जून 2025 की घटना है। हालांकि उस पर जो है अब न्याय जो कहा जाए तो सजा कोर्ट के द्वारा सुनाई गई। रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस सजा को सुनाया है। वहीं जो है इस पूरे मामले को लेकर के जो है देखा जा रहा है कि रेलवे विभाग जो है पूरी तरह से एक्टिव है, ताकि आगे जो है पत्थरबाजी की घटनाएं ना हो सके। जी केशवानंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये रामचंद्रपुर व लक्ष्मणपुर स्टेशन के बीच हुई थी घटना, जिसमें रेलवे मजिस्ट्रेट ने 1 साल की सजा सुनाई है। सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन से हुई थी पहचान। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा। खबर अमरोहा से बदहाल सड़क निकली अर्थी। कीचड़ और जर्जर रास्ते ने बढ़ाई मुश्किलें। अंतिम यात्रा में भी नहीं सम्मानजनक सुविधा। सरकार के आदेशों की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन में मचा हड़कंप। थाना आदमपुर क्षेत्र के ग्राम गारापुर का वीडियो बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसमें अर्थी जा रही है पानी में होकर। लोग कीचड़ में होकर अर्थी को लेके जा रहे हैं। सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन में मचा हड़कंप। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। अर्थी को पानी में लेकर के जा रहे हैं लोग। थाना आदमपुर क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं। बदहाल सड़क पर निकली अर्थी, बताइए।
अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर औरैया से आम के पेड़ से लटकता मिला अधेड़ का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में सब मिलने से मचा हड़कंप। सबको पेड़ से लटकता देख इलाके में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जेब में मिले आधार कार्ड से मृतक की पहचान हुई। पीपरपुर थाना फफूंद निवासी हेतराम के रूप में पहचान। दिबियापुर स्थित गल्ला मंडी के पीछे बाघ की घटना। उससे पहले मैं औरैया से खबर आपको बता रहा हूं। औरैया से बड़ी खबर है। ये आम के पेड़ से लटकता मिला अंधेड़ का शव। सबको पेड़ से लटकता देख इलाके में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लिया। पीपरपुर थाना फफूंद निवासी हेतराम के रूप में पहचान। दिबियापुर स्थित गल्ला मंडी के पीछे बाघ की घटना। आम के पेड़ से लटकता मिला अधेड़ का शव। औरैया से बड़ी खबर। सबको पेड़ से लटकता देख इलाके मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लिया। पीपरपुर थाना फफूंद निवासी हेतराम के रूप में पहचान। दिबियापुर स्थित गल्ला मंडी के पीछे बाघ की घटना। औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। आम के पेड़ से लटकता मिला अधेड़ का शव। सबको पेड़ से लटकता देख इलाके मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लिया। खबर कौशाम्बी से है। भीषण सड़क हादसे के मामले में एफआईआर दर्ज। कल हुई भीषण सड़क हादसे पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। चालक की लापरवाही हादसे की बड़ी वजह बताई जा रही है। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप ट्रेलर के पीछे चली थी। मुंडन संस्कार 10 लोगों की हुई थी मौत। सैनी कोतवाली के डोरमा NH-19 पर कल हुआ था हादसा। कौशाम्बी में एक दुर्घटना हुई थी। सड़क हादसा। ट्रेलर चालक के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। मुंडन संस्कार कर लौट रहे 10 लोगों की हुई थी मौत। सैनी कोतवाली के डोरमा NH-19 पर कल ये घटना हुई। भीषण सड़क हादसे के मामले में एफआईआर दर्ज। कौशाम्बी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भीषण सड़क हादसे के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। ट्रेलर चालक की लापरवाही हादसे की बड़ी वजह बताई गई। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप ट्रेलर के पीछे चल रही थी। ट्रेलर चालक की लापरवाही हादसे की बड़ी वजह बताई जा रही है। ट्रेलर चालक की लापरवाही हादसे की बड़ी वजह। मुंडन संस्कार कर लौट रहे 10 लोगों की हुई थी मौत। सैनी कोतवाली के डोरमा NH-19 पर कल हुआ था हादसा। भीषण सड़क हादसे के मामले में एफआईआर दर्ज। कौशाम्बी से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ट्रेलर चालक की लापरवाही हादसे की बड़ी वजह।
खबर कानपुर से। प्रियांशु उर्फ राजा ठाकुर की दबंगई। थाना बिटूर क्षेत्र में प्रियांशु उर्फ राजा ठाकुर की दबंगई। नशे में धुत राजा ठाकुर ने पुलिस से की गाली गलौज। दबंग ने पुलिसकर्मी की कार को ईंट मार मार कर तोड़ा। पुलिसकर्मी ने थाना बिठूर में दर्ज कराया मुकदमा। आरोपी दबंग राजा ठाकुर पुलिस गिरफ्त से बाहर। दबंग प्रियांशु उर्फ राजा ठाकुर को नहीं पुलिस का डर। कानपुर से बड़ी खबर। दबंग ने पुलिसकर्मी की कार को ईंट मार मार कर तोड़ा। आरोपी दबंग राजा ठाकुर पुलिस गिरफ्त से बाहर। दबंग प्रियांशु उर्फ राजा ठाकुर को नहीं पुलिस का डर। प्रियांशु उर्फ राजा ठाकुर की दबंगई आई सामने। कानपुर से बड़ी खबर। नशे में धुत राजा ठाकुर ने पुलिस से की गाली गलौज। दबंग ने पुलिसकर्मी की कार को ईंट मार मार कर तोड़ा। दबंग ने पुलिसकर्मी की कार को ईंट मार मार कर तोड़ा। यह तस्वीरों में आपका कार नजर आ रही है, जिसमें कार के सारे शीशे टूटे दिखाई दे रहे हैं। ठीक रहा सर, शादी में कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहा, बहुत अच्छे से। यहाँ तक कि और सभी लोगों ने एंजॉय भी किया। मतलब ऐसा 10 साल बाद, ऐसा 10 साल हो गए, ऐसा कोई साल नहीं जिसमें बवाल ना मतलब ना होता काम को लेकर के। नहीं, हम लोगों ने पहले उन लोगों से भी बात किया था जो भी नहीं थी, और क्योंकि सभी को पहले बता दिया था कि देखिए आवाज़ को लेकर के 2 साउंड लगे सभी गाड़ियों। खबर मेरठ से। सेना के जवान के साथ हाथापाई का मामला सामने आया है। सेना के अफसरों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। होटल कारोबारी भूपेंद्र बाजपा पर केस दर्ज। जितेंद्र बाजपा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। गवर्नमेंट ग्रुप के चेयरमैन हैं भूपेंद्र जितेंद्र। गार्ड ने सेना जवानों पर ताना था असला। नो एंट्री जोन में गाड़ी ले जाने पर था विवाद। थाना कंकरखेड़ा में दर्ज कराया गया मुकदमा। गवर्नमेंट ग्रुप के चेयरमैन है भूपेंद्र जितेंद्र। नो एंट्री जोन में गाड़ी ले जाने पर था विवाद। थाना कंकरेड़ा में दर्ज कराया गया मुकदमा। सेना के जवानों के साथ हाथापाई का मामला। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना जवानों के साथ हाथापाई का मामला। होटल कारोबारी भूपेंद्र बाजपा पर केस दर्ज। जितेंद्र बाजपा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। गवर्नमेंट ग्रुप के चेयरमैन है भूपेंद्र जितेंद्र। नो एंट्री जोन में गाड़ी ले जाने पर था विवाद। थाना कंकरखेड़ा में दर्ज कराया गया मुकदमा। मेरठ से बड़ी खबर। सेना के जवानों के साथ हाथापाई का मामला। होटल कारोबारी भूपेंद्र बाजपा पर केस दर्ज। जितेंद्र बाजपा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। थाना कंकरखेड़ा में दर्ज कराया गया मुकदमा।
खबर कौशाम्बी से हाईवे पर खड़े टैंकर से डीसीएम की टक्कर के बाद टैंकर का चैम्बर फटा। सड़क पर बह रहे डीजल लूटने की मची होड़। पुलिस ने नजदीकी पेट्रोल पंप पर खाली कराया टैंकर। कोखराज थाना के कल्याणपुर NH 2 पर हादसा। पुलिस ने नजदीकी पेट्रोल पंप पर खाली कराया टैंकर। टक्कर के बाद टैंकर का चैम्बर फटा। पुलिस ने नजदीकी पेट्रोल पंप पर खाली कराया टैंकर। कोखराज थाना के कल्याणपुर NH 2 पर हादसा। कौशाम्बी से बड़ी खबर, हाईवे पर खड़े टैंकर में घुसी DCI। सड़क पर डीजल लूटने की मची होड़। पुलिस ने नजदीकी पेट्रोल पंप पर खाली कराया टैंकर। टक्कर के बाद टैंकर का चैम्बर फटा। पुलिस ने नजदीकी पेट्रोल पंप पर खाली कराया टैंकर। कोखराज थाना के कल्याणपुर NH 2 पर हादसा। हाईवे पर खड़े टैंकर डीसी की टक्कर। कौशाम्बी से बड़ी खबर। खबर कौशाम्बी से 8 साल मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी। 5 रुपए का लालच देकर मासूम से दुष्कर्म का प्रयास। घर ले जाकर आरोपी ने फोन में दिखाया अश्लील वीडियो। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ शिकायत। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने आरोपी केस नंदन लोधी को किया गिरफ्तार। कोखराज थाना क्षेत्र के गांव का मामला। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की है। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ की शिकायत। पुलिस ने आरोपी केस नंदन लोधी को किया गिरफ्तार। कोखराज थाना क्षेत्र के गांव का मामला। कौशाम्बी में बड़ी खबर, 8 साल मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी। घर ले जाकर आरोपी ने फोन में दिखाया अश्लील वीडियो। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ की शिकायत। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ की शिकायत। पुलिस ने आरोपी केस नंदन लोधी को किया गिरफ्तार। कोखराज थाना क्षेत्र के गांव का पूरा मामला। 8 साल मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी। कौशाम्बी से बड़ी खबर। खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी बर्फ बेचने गए युवक की गला काटकर निर्मम हत्या। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बर्फ बेचने गए युवक की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। परसावल गांव में साइकिल से बर्फ बेचने गया था मृतक। शंकर नाम के युवक पर हत्या का आरोप। परसावल गांव में साइकिल से बर्फ बेचने गया था मृतक। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बहुत बड़ी खबर आ रही है। भाई ने दी सूचना, मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा हत्या अभियुक्त। मौके पर पुलिस व एसपी अर्पित विजयवर्गीय पहुंचे, जांच जारी। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बर्फ बेचने गए युवक की गला काटकर निर्मम हत्या। परसावल गांव में साइकिल से बर्फ बेचने गया था मृतक। शंकर नाम के युवक पर हत्या का आरोप।
परसावल गांव में साइकिल से बर्फ बेचने गया था मृतक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाई ने दी सूचना, मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा हत्या अभियुक्त। मौके पर पुलिस व एसपी अर्पित विजय वर्गीय पहुंचे, जांच जारी। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बर्फ बेचने गए युवक की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। परसावल गांव में साइकिल से बर्फ बेचने गया था मृतक। शंकर नाम के युवक पर हत्या का आरोप। परसावल गांव में साइकिल से बर्फ बेचने गया था मृतक। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बाराबंकी से दे रहे हैं। परसावल गांव में साइकिल से बर्फ बेचने गया था मृतक। भाई ने दी सूचना, मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा हत्या अभियुक्त। मौके पर पुलिस व एसपी अर्पित विजय वर्गीय पहुंचे, जांच जारी। बर्फ बेचने गए युवक की गला काटकर निर्मम हत्या। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर। परसावल गांव में साइकिल से बर्फ बेचने गया था मृतक। शंकर नाम के युवक पर हत्या का आरोप। परसावल गांव में साइकिल से बर्फ बेचने गया था मृतक। परसावल गांव में साइकिल से बर्फ बेचने गया था मृतक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बाराबंकी से। भाई ने दी सूचना, मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा हत्या अभियुक्त। खबर अयोध्या से है। अयोध्या के राजघाट स्थित बाटी वाले बाबा घाट के पास चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में अज्ञात कारणों से अचानक भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के समय यज्ञ में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। रेस्क्यू टीम भी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। यह महायज्ञ स्वामी जी महाराज द्वारा आयोजित किया जा रहा था, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कर रहे थे। मौके पर गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह भी मौजूद थे। ये तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है जहां ये महायज्ञ चल रहा था, वहां से ये आग की लपटें आपको नजर आ रही हैं। अज्ञात कारणों से ये भीषण आग लगी है। मंत्री और विधायक भी वहां मौजूद थे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में यह महायज्ञ चल रहा था। जो आपको नजर आ रहा है तस्वीरों में, कितनी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं आग की। बड़ा भयानक दृश्य आपको नजर आ रहा है तस्वीरों में। महायज्ञ में ये आग ने विकराल रूप लिया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। अज्ञात कारणों से यह भीषण आग लगी है, जो बताया जा रहा है। मंत्री और विधायक भी वहां मौजूद थे जिस समय यह आग लगी, जिस समय यह घटना हुई। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। महायज्ञ चल रहा था, 1251 कुंडी यह यज्ञ चल रहा था, जिसमें यह भीषण आग लगी है। तस्वीरों में आपको भयानक दृश्य नजर आ रहा है, कैसे धूं धूं कर जल रहा है पूरा महायज्ञ पांडाल। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह इस महायज्ञ की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री और विधायक वहां मौजूद थे जिस समय यह आग की घटना हुई। देखिए कितना विकराल रूप लिया हुआ है आग ने, यह तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। एटा मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवा की बदहाल स्थिति सामने आई है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद मरीजों को एक्सरे की प्रिंट कॉपी नहीं मिल रही, बल्कि मोबाइल फोन से फोटो खींचकर एक्सरे फिल्म दी जा रही है, जिससे इलाज प्रभावित हो रहा है। मरीजों को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। डॉक्टरों को भी मोबाइल स्क्रीन पर एक्सरे देखकर उपचार करना भारी पड़ रहा है, जिससे सटीक
जांच में दिक्कत आ रही है। एक्सरे टेक्नीशियन ने भी इस समस्या को स्वीकार करते हुए बताया कि बार बार तीमारदारों को अंदर बुलाकर फोटो खिंचवाना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज की इस बदहाल व्यवस्था ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। सवाल उठ रहे हैं कि 4 दिन से एक्सरे मशीन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई और क्या मोबाइल फोटो के आधार पर इलाज संभव है। कानपुर में 3 दिवसीय प्रवास पर आए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दूसरे दिन CSA में आयोजित MSME इंटर्नशिप कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन में प्रतिभाग किया। साथ ही प्रदर्शनी में स्टॉलों का भी अवलोकन किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी को लेकर बहुत प्रसन्नता हुई है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नवयुवकों को सरकार और केंद्र सरकार से योजनाओं के मदद मिल रही है। महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। इससे कानपुर के युवाओं को नया रोजगार मिला। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश सरकार की पूर्व की योजना वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट के बारे में भी बताया कि मैंने कहा कि आगे भी आयोजित हो रहे हैं, इससे युवाओं को रोजगार मिले। की बात कर रहे हैं, धूप हमेशा अच्छी होती है, सभी नागरिक के लिए अच्छी होती है, विशेष करके उद्यमियों के लिए और किसानों के लिए अच्छी होती है। आप कहेंगे कि मैं धूप पर बोलने लगा। सही मायने में जिस प्रदर्शनी को मैं देखने आया हूँ, मुझे इस प्रदर्शनी को देख करके बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए कि ये उद्यमिता का प्रथम चरण है। जो हमारे नवयुवक हैं, अब उनको उत्तर प्रदेश सरकार से मदद मिल रही है, केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मदद मिल रही है, और मुझे अच्छा लगा। ये कानपुर रीजन का एक प्रदर्शनी है और इसको आगे भी मैंने इनको सलाह दी है कि इसको प्रदेश के हर क्षेत्र में, एक बहुत पहले योजना थी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की, जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बहुत सफल हुई। खबर बाराबंकी से, जहां RPF DIG सैयद सरफराज अहमद ने बाराबंकी का दौरा कर GRP के कामकाज और रखरखाव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं, पावर रजिस्टर और मॉडल इको के उपयोग व रखरखाव की जानकारी ली। साथ ही पोस्ट में आ रही समस्याओं पर अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। DIG ने कहा कि दौरे का मुख्य उद्देश्य व्यवस्थाओं का आकलन कर उन्हें और बेहतर बनाना है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित माहौल मिल सके और कोई भी असुरक्षित महसूस न करे। उन्होंने बाराबंकी पोस्ट में सामने आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा की। DIG ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हैं उन्हें और सुधारा जाए। एक्चुअली ये शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन का पार्ट है। तो बाराबंकी RPF पोस्ट का इंस्पेक्शन करने आए हैं, तो जो पोस्ट की जो भी रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स जो मेंटेन होते हैं उनको देखेंगे। जो मॉड्यूल्स इनको दिए गए हैं जिसका इनको इस्तेमाल करना है वो कितना उपयोगी इनके लिए साबित हो रहा है, इसका विश्लेषण करेंगे। और जो बाराबंकी पोस्ट का जुरिडिक्शन है उसमें जो भी समस्याएँ हों, खासकर जो क्राइम है उसका प्रिवेंशन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और बेहतर क्या कर सकते हैं, उसके लिए इनको निर्देशित किया भी गया है। और अभी जब उनके रिकॉर्ड्स देखेंगे तो जहाँ जहाँ भी
लगेगा कि सुधार की गुंजाइश है, उस पर हम लोग और जोर देंगे ताकि परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो और जो रेल यात्री जो हमारे यात्रा करते हैं नियमित रूप से ट्रेन के माध्यम से, वो और सुरक्षित महसूस हो, उसके लिए क्या क्या और कदम उठा सकते हैं, इस पर हम लोग का जोर है। खबर कानपुर से है। लखनऊ रेलखंड पर कानपुर गंगा पुल की मरम्मत के चलते 45 दिनों का मेगा ब्लॉक किया जाएगा। इस दौरान कुल 56 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी, जिनमें 14 निरस्त 10 कानपुर तक सीमित और 32 बदले रूट से चलाई जाएंगी, जिसमें शताब्दी और वंदे भारत सहित कई प्रमुख ट्रेनें डाइवर्ट रहेंगी, जिसके चलते रोजाना चलने वाले रेल यात्रियों को असुविधा भी होगी। यह मेगा ब्लॉक 2 अप्रैल से 13 मई तक प्रतिदिन सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान 56 ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। इसमें झांसी लखनऊ मेमो सहित ट्रेनें निरस्त रहेंगी। कुछ ट्रेनों का प्रयागराज घूमकर लखनऊ जाना होगा। ट्रैक की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए रेलवे ने यह ठोस कदम उठाया है। ये जो अभी कानपुर ब्रिज पे 2 तारीख से 2 अप्रैल से जो हमारा ब्लॉक प्लान है, करीब 42 डेज का है ये, जिसमें डेली लगभग 8 घंटे का हमारा ट्रैफिक ब्लॉक होगा और उसमें हम ब्रिज के जो ट्रक होती है ब्रिज के ट्रक को हटाएंगे, नए एच बीम के स्लीपर लगाएंगे और जिससे गाड़ियों की जो स्पीड है अभी 30 kmph है, वो स्पीड पहले हम उसको बढ़ा के फिर काम होने के पश्चात 75 करेंगे और फिर 110 करेंगे उसको। अभी जैसे आपने अपलाइन में देखा कि पिछले बार काम हुआ, अभी उसकी स्पीड 30 kmph से बढ़ के 75 हमने कर दी है। इस काम में कुछ ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन, कुछ का रेगुलेशन किया हमने, तो वो डिटेल्स आपको अवेलेबल हम करा देंगे, कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो उसमें अफेक्टेड होंगी। क्या चीज? आठ घंटे के लिए प्रतिबंध डेली रहेगा, बाकी टाइम में ट्रेनें चलेंगी। तो इसीलिए कुछ ट्रेनों को हमने रेगुलेट किया है, कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट किया है, शॉर्ट ओरिजिनेट किया है और कुछ ट्रेनों के हमने मार्ग परिवर्तित किए हैं। कार्य अभी आप देख रहे हैं कि कार्य शुरू हो गया है और काफी स्पीड अप पिकअप हो रही है। इसके लिए कुछ जो हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमें हटाने हैं और उसके लिए आज हमने निर्णय भी लिया है, जैसे PRS बिल्डिंग का कुछ पोर्शन हमें डिसमेंटल करना है ताकि उसके कोर्स को बनाने के लिए हमें रास्ता मिल सके और हमने लोगों को डायरेक्शन दिए हैं कि इस काम को शीघ्र पूरा कराएंगे। वो हम एग्जिट करा लेंगे। चालू है लेकिन यदि काम नहीं करता या तो बड़ी परेशानी होती, पता लगा कि खाली 100 पीस बने हुए 2 साल से चल रहा है। अभी तो दिख रहा है मुझे काम करते हुए, दिख तो रहा है हमें काम करते हुए। आप देखिए 1 और 2 जो गाड़ियाँ आती है कहाँ पर कौन सा डिब्बा है दिख तो रहा है। आप A2 दिख रहा है ना, A2 A1 सारा दिख तो रहा है हमें। समय दिखा रहे होंगे लेकिन 99% चलते नहीं है। ऐसा है तो हम एग्जामिन करा लेंगे, चलना चाहिए। अभी तो दिख रहा है हमें चलते। खबर कानपुर से। कानपुर में परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही टैक्स चोरी की और बकाया न जमा करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिले में लगभग 15,000 व्यावसायिक वाहन चिन्हित किए गए हैं, जिनका कुल बकाया टैक्स करीब 24 करोड़ रुपए है। विभाग ने इन वाहनों के मालिकों को डिमांड नोटिस जारी कर दिए हैं। यदि टैक्स जमा नहीं किया गया तो जिलाधिकारी के माध्यम से RC जारी किया जाएगा। प्रवर्तन अधिकारियों को बकाया वाहनों की सूची सौंप दी गई है और सड़क पर पाए जाने वाले बकायेदार वाहनों को तुरंत जब्त कर थानों में बंद किया जाएगा। देखिए, शासन की मंशा के अनुरूप निरंतर निर्देश जारी होते रहे हैं और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी सदैव हर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी निर्देश जाते रहे कि 100% लक्ष्य पूरा किया जाए। इसी के अनुपालन में परम आदरणीय परिवहन आयुक्त महोदया के द्वारा हमें निर्देशित किया गया है, फील्ड ऑफिसर्स को सभी को, उसी के अनुपालन में हमारे द्वारा निरंतर
जो बकाया के वाहन हैं उनके विरुद्ध डिमांड नोटिस जारी किए जा रहे हैं। और चूँकि वित्त वर्ष निकट है, बिल्कुल अब 2-3 दिन बाकी रह गए हैं और हम निरंतर इस कार्य को पूरे मार्च में कर रहे हैं। और मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है कि जितने भी बकाया के वाहन हैं, लगभग 15,000 वाहन के आसपास हैं, जिनमें करीब 24 करोड़ बकाया है, तो निश्चित रूप से टर्नअप होंगे। हजारीबाग में रामनवमी से पहले हिंसा की घटनाओं से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। गदोखर इलाके में जुलूस के दौरान मामूली विवाद बढ़ने पर भुजाली से हमला कर राम कुमार साव उर्फ रामा साव की हत्या कर दी गई, जो स्थानीय मुखिया के भाई बताए जा रहे हैं। वहीं दीपूगढ़ा में ब्रह्म ऋषि समाज के अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह पर आपसी रंजिश में चाकू से हमला हुआ, जिनकी हालत गंभीर है और उन्हें रिम्स भेजा गया है। घटनाओं के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सीओ अनिल कुमार गुप्ता समेत कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम में देरी और स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में विधायक प्रदीप प्रसाद सदर अस्पताल गेट पर धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। दो बेटी है, उसका छोटा उनका परिवार को मेरा भाभी से ग्रामीण में जो होता है नौकरी वो दिया जाए। ग्रामीण नौकरी चाहते हैं। हाँ, मुआवजा नहीं चाहते हैं। को मिला कि गदोखर में एक रामा साव नाम है उसका, मतलब वर्तमान मुखिया का भाई हो। मालूम चला कि उसके साथ चाकू मार दिया गया और चाकू मारने के बाद उसकी मतलब डेथ हो गई। और उसके बाद फिर इसको यहाँ सदर में लाया गया। सदर में भी है, अभी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर लगा हुआ। शादीशुदा थे? शादीशुदा थे। उसके एक बेटा है, 3 बेटी है, 3 बेटी बालिक है। शादी नहीं हुई। गरीब लड़का है, इसी पे आश्रित था पूरा घर इसका, और ये दुनिया से मतलब चल रहा था। प्रशासन से क्या कुछ मांगे होंगे? प्रशासन से ही इसको मतलब जो सहयोग होना चाहिए, मतलब आप बढ़ चढ़ के तो सहयोग किया जाए। क्या घटना हुई इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन रात में इस प्रकार की घटना हुई और जिसका जो है हम लोग 8 बजे से लगे हुए थे, इसका पोस्टमार्टम जल्दी से जल्दी हो सके। लेकिन क्योंकि कल रामनवमी थे और हमारे स्टाफ लोग भी पोस्टमार्टम के रामनवमी जुलूस वगैरह में रहे, इस कारण से उन्हें आने में लेट हुआ और इंटर लेट हुआ तो डॉक्टर का भी लेट हुआ। लेकिन इसका जाँच होगा कि इस जुलूस में जो है वो लोग कहीं बिजी थे या जो है लापरवाही किए हैं, इसी कारण से ऐसा जो है स्थिति पैदा हुई, इस पर कार्रवाई करेंगे। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के विखराजपुर में रामनवमी जुलूस के दौरान अचानक पथराव से अफरा तफरी मच गई। जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा था, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वरीय अधिकारी मौके पर कैंप कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अतिरिक्त बल की तैनाती के साथ पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। असामाजिक तत्वों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। धनबाद में जिला प्रशासन की ओर से लुबी सर्कुलर रोड पर हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह 6 से 9 बजे तक चले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम में योग, प्राणायाम, साइकिलिंग, स्केटिंग, बास्केटबॉल, आर्चरी और राइफल शूटिंग जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं। वहीं लाइव बैंड, ह्यूमन लूडो, डार्ट पेंटिंग प्रतियोगिता, पेंट माई सिटी, कविता शायरी और नुक्कड़ नाटक ने लोगों को आकर्षित किया और नशा मुक्ति का संदेश दिया। उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। कोशिश है कि युवा और अन्य सभी लोग नशा से दूर रहें। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि देश के अग्रणी राज्यों में जहाँ गुटखा भी बैन है और अन्य मादक पदार्थों पर कड़ा निगरानी रखा जा रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज एक जागरूकता फैलाकर और कोशिश करें कि
से ज़्यादा लोग इस मुहिम से जुड़े हैं और किसी भी पे नशा कर नहीं कर, और कानूनन तौर पे हम लोग इस पर कार्रवाई अब आगे करेंगे। का आयोजन किया गया है। जो बेसिक विषय है इसका वो है नशा मुक्त धनबाद। हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से वास्तव ये मैसेज देना चाहते हैं कि नशा दूर रहें, नशा से दूर रहने के क्या क्या फायदे, नशा करने का क्या क्या नुकसान है। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ कराई जा रही है। बेसिकली कंसेप्ट है एक स्ट्रेच ऑफ रोड को पब्लिक ट्रैफिक के लिए बंद करें और पब्लिक यहाँ आ करके, और फ्री एक्टिविटी है, इसका नाम ही है हैप्पी स्ट्रीट, तो जिसको जो सुबह में मन करे वो करे। खबर फरीदाबाद से। प्रदेश में सरसों की सरकारी खरीद शुरू होते ही फरीदाबाद के बल्लभगढ़ अनाज मंडी में किसानों की देखने को मिली। किसान सुबह से ही अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचे, जहां खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू की गई। पहले दिन करीब 2400 क्विंटल सरसों मंडी में पहुंची। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी इंद्रपाल ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए मंडी में बैठने, पानी और बारिश से बचाव के लिए त्रिपाल समेत सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। खरीद प्रक्रिया में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है और ट्रैक्टर ट्रॉली की फोटो के बाद ही गेट पास जारी किया जा रहा है। सरकार ने सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 6200 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है और खरीद की जिम्मेदारी हैफेड एजेंसी को दी गई है। देखिए, जैसे आज सरसों की खरीद हमारी शुरुआत हो चुकी है सरकारी के लिए, और उसके लिए एजेंसी भी आ गई थी सुबह हैफेड के द्वारा जो कर्मचारी था वो भी आ गया था। और अभी तक जितने भी किसान आए उनमें से एक रजिस्टर्ड किसान आया है जिसका गेट पास जारी हो चुका है। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्था इस बार जो दुरुस्त की गई है? देखिए, व्यवस्थाओं की बात की जाए तो की बार जो हमारा जो गेट पास का सिस्टम है थोड़ा चेंज हुआ है। उसमें अब मोबाइल के द्वारा फोटो खींचकर किसान के ट्रैक्टर की अपलोड की जाएगी तथा उसका गेट पास जारी किया जाए। फरीदाबाद में जेसी बोस विश्वविद्यालय के प्रांगण में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित मेगा जॉब फेयर 2026 का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने किया। कार्यक्रम में हजारों युवाओं की भीड़ उमड़ी, वहीं बड़ी संख्या में कंपनियां रोजगार देने पहुंची। मंत्रियों ने जॉब फेयर का अवलोकन कर कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और युवाओं का हौसला बढ़ाया। विपुल गोयल ने युवाओं से आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू देने की अपील की, करते हुए कहा कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनियों को 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री की रैली में सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सब्सिडी योजनाओं में भी बदलाव कर रही है। सर, हरियाणा का सबसे बड़ा रोजगार मेला कहा जा रहा है, ये प्राइवेट आयोजन की तर्ज पर लगाया जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे युवाओं? पूजा जी, ये कहा नहीं जा रहा है, सबसे बड़ा रोजगार मेला है हरियाणा का। और फरीदाबाद अपने आप में एक इंडस्ट्रियल टाउन है और यहाँ पर लोगों की भी जो जनसंख्या में भी फरीदाबाद सबसे बड़ा है। यहाँ की पॉपुलेशन जो है पहला इस NCR का महानगर है। 100 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर आई हैं और 6000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे युवा हैं उनको रोज़गार यहाँ पर मिलेगा। और हमने जो भी कंपनीज यहाँ पर आई है उनको भी कहा है कि भाई जो भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन वो दे सकते हैं कि भाई बच्चों में उनको ट्रेनिंग दिलाकर या उनको ट्रेन कर उनको जॉब दें। मैंने बीटेक किया हुआ है और मेरे को 2 साल मेरे को एक्सपीरियंस है सैमसंग R&D में। मैंने सुपर स्क्रू में इंटरव्यू दिया है GM रोल के लिए, GM मार्केटिंग के लिए, और मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया है। देखते हैं कि अब इंटरव्यू का रिजल्ट क्या रहता है। फरीदाबाद के सेक्टर 23 स्थित संजय कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा हो गया, जब हाइड्रा मशीन से भारी मशीनों को दूसरी मंजिल पर चढ़ाते समय वो हाई टेंशन बिजली लाइन से टकरा गई। टक्कर के साथ जोरदार धमाका हुआ और मशीन में करंट फैल गया। हादसे में हाइड्रा ड्राइवर और उसका एक सहयोगी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और यदि लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये दोनों मेरे गांव के हैं, काम करने के लिए गए थे। सुमित ड्राइवर था, मनोज कंडक्टर था जी। ये मशीन चढ़ानी थी ऊपर छत पर जी। इन लोगों से बोला गया कि बिजली की लाइन कटी हुई है। उन्होंने मशीन चढ़ा दी, लेकिन लाइन नहीं कटी थी। लाइन टच होती ही दोनों हाइड्रा में भी आग लग गई, लड़का भी जल गया और एक ऊपर छत से बिजली ने फेंक दिया। कितनी उम्र है इन दोनों की?
सुमित की उम्र है 22-23 साल। कहाँ का रहने वाला था? ये गांव तरौली सोमाली का रहने वाला, जिला मथुरा। पटियाला पंजाब में राज्य के मेडिकल शिक्षा विभाग के नर्सिंग स्टाफ की 4,600 ग्रेड पे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल खत्म कराने के लिए सरकारी अधिकारियों की चंडीगढ़ में बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच भाजपा सदस्य कारण कोड़ा ने 2 दिन से धरने पर बैठे यूनियन सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले किए गए वादों के अनुसार उनकी मांग पूरी करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਡੀ 4600 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨਰਸਸ ਨੂੰ 4600 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 44900 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ 4600 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਬੇਗੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੀ ਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੱਕ क्लैरिकल मिस्टेक करके रुकियां पईयां। खबर सिवनी से है। सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र के रिंझाई टोला में एक हृदय विदारक घटना घटी। ग्राम पंचायत खापा में बच्चों के खेलते समय खेत में बने पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से कृष्णा मर्सकोले 9 वर्ष और कायरव मर्सकोले 5 वर्ष की मौत हो गई। दोनों एक ही परिवार के थे। जानकारी के अनुसार बच्चे के घर पास ही बने गड्ढे के पास खेल रहे थे, तभी वे अचानक पानी में गिर गए। परिजनों को जब भनक लगी तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही कान्हीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मैं हूं राहुल चौहान, आप देखते रहिए देश की बात। नमस्कार।